गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। जीएसटी पढ़ना है। यस सर। देखिए आज जीएसटी स्लैब पढ़ेंगे हम, ठीक है। और अच्छे समझिए कि किस किस प्रकार का कैसा कैसा जीएसटी किस किस के लिए लागू होता है, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। जीएसटी से पहले हमने क्या पढ़ रखा है? वैट टैक्स, टीडीएस टैक्स। टीडीएस बता रखे हैं हम, किससे लागू होता है? स्रोत पर लागू होता है। किससे लागू होता है? स्रोत पर लागू होता है। देखिएगा ध्यान से समझिए। जीएसटी, जीएसटी को आज हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है। टैक्स को आज हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, ध्यान समझिएगा। टैक्स, जीएसटी, देखिए जीएसटी टैक्स जो देश भर में लागू होता है और हमारा सरकार, जो हमारी भारत की सरकार है, वो टैक्स एकत्रित करता है। वो टैक्स हमारा देश भर में सभी राज्यों में टैक्स वसूला जाता है, बराबर एकदम प्रतिशत में, ठीक है, वसूलाता है। और ये सारे का सरकार जो है अपने पास को कलेक्ट करती है। और इस पैसे को, इस जमा किए हुए टैक्स को रोड, सरकारी स्कूल, पुल, अस्पताल आदि सभी कामों में करते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारी योजनाएं सरकार लागू किए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कुछ योजनाओं का हमने यहाँ उदाहरण दे रखा है। इसके अतिरिक्त वही टैक्स का काम हमारी सेना के लिए और हथियार वगैरह बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अस्त्र शस्त्र सभी चीजों का काम हमारे टैक्स, हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही संभव है। समझ में आ रहा है? ये सारे टैक्स इकट्ठा होकर के भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। कैसा कर है? गंतव्य आधारित कर है जीएसटी। ये टैक्स आप इसके बारे में समझिएगा। हम एक एक चीज आपको बारी बारी बताएंगे। हम आपको जीएसटी स्लैब के बारे में बताएंगे, कौन किसके अंतर्गत आता है, कंपोजिशन में कौन आता है, रेगुलर में कौन आता है, तिमाही कौन जमा करता है, छमाही कौन जमा करता है, सालाना कौन, पूरा प्रति माह कौन जमा करता है। हम एक एक चीज आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे, आपको समझिएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? यही टैक्स हमारा जीएसटी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएसटी। आइए टैक्स को समझते हैं। टैक्स को हम, टैक्स के अवधारणाओं को हम दो भागों में बांटे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हम पहले इनडायरेक्ट टैक्स की ओर ध्यान देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की ओर ध्यान देंगे। डायरेक्ट टैक्स से तात्पर्य ऐसे टैक्स से है जो सरकार सीधे हमसे वसूल करती है, सीधे हमसे वसूल करती है। ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसमें देखिएगा, डायरेक्ट टैक्स तात्पर्य आपको बता दिए हैं, सीधे हमसे वसूल करती है, जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। इसमें से हम इनकम टैक्स के बारे में समझेंगे। इनकम टैक्स इनकम टैक्स हमारी आय के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। हमारी आय के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। दिख रहा है ना आप लोगों को? आवाज जा रही, क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स में देखिएगा क्या बताया गया है, हमें किसी निश्चित सीमा के बाद हमारी जो भी आय होती है उस पर किसी निश्चित दर से सीधे सरकार को टैक्स देना होता है। यही टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसके बाद देखिएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में एक आपको उदाहरण यहां दिया गया है कि मान लीजिए हम कोई वस्तु कुछ खरीदते हैं, तो उस वस्तु का जो बिल होता है, बिल, ठीक है, उस बिल के जरिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ खरीदा तो वो बिल जो है आपके व्यापारी के जरिए, जो आपको जो व्यापारी है, व्यापारी के जरिए ही वसूला जाता है। ये टैक्स क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स में आता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
इसके बाद देखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें जीएसटी, वैट, एग्जिस ड्यूटी, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। तो हम जीएसटी और वैट के बारे में तो आपको पहले बता रखा है, वैट के बारे में पहले बता रखा है। ड्यूटी का, जीएसटी का ही टाइप है, बताए थे हम आपको। जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी, बहुत सारे जीएसटी आते हैं और यही सारे जीएसटी के अंतर्गत में आते हैं, बस अलग अलग जहां पर अलग टाइप के उपयोग होता है। ठीक है, हम अभी अच्छे से समझ लेंगे, लास्ट में आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में यहाँ लिख दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स उदाहरण दिख रहा है। देखिए जीएसटी क्या है, समझिए जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स मीन्स माल या वस्तुएं, सर्विस मतलब सेवा, टैक्स मीन्स कर, अतः वस्तु एवं सेवा कर। यह एक गंतव्य आधारित कर है, गंतव्य आधारित, गंतव्य मीन्स चलता फिरता कर है। ठीक है, देश भर में जीएसटी लागू हुआ है और प्रत्येक राज्य में जीएसटी समान प्रतिशत में वसूला जाता है। जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या लाभ है, जानिए। जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में व्यवसाय की प्रकृति के हिसाब से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कई तरह के टैक्स लगाती थी। इन्हें समाप्त करके एक टैक्स लगाना था, इनको समाप्त करके एक टैक्स लगाना था। क्या समस्या आई, देखिएगा, समझिएगा। आपको जीएसटी देखिए किस पे लागू होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, देखिए ध्यान से। जीएसटी मैन्युफैक्चर, ट्रेडर्स और सर्विस पे लागू होता है। मैन्युफैक्चर जहां माल बनता है, रॉ मटेरियल आता है और उसको मैन्युफैक्चर करके बेचा जाता है। ठीक है, यहां पर आपको उदाहरण दिया गया है, कच्चा माल खरीदना, उपयोग करने लायक माल या वस्तुओं का निर्माण करना, इसके बाद तैयार माल व्यापारियों या ग्राहकों को बेच देना, यही मैन्युफैक्चर का उदाहरण है। क्या गया जी, उदाहरण है। नेचर ऑफ बिजनेस में दूसरा है ट्रेडर्स, दूसरा क्या है, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या होता है, ऐसी कंपनी या डीलर्स जो केवल माल का व्यापार करते हैं, जो केवल माल का व्यापार करते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रेडर्स कहलाते हैं। तैयार माल खरीदते हैं और तैयार माल ही क्या कर देते हैं, कुछ प्रॉफिट लेकर के बेच देते हैं, तो वो क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद यही देखो एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया, परचेज किया, सेल कर दिया, वही आइटम परचेज करने के बाद सेल कर दिए, यही क्या होता है, ट्रेडर्स होता है। क्या होता है जी, ट्रेडर्स होता है। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं, ऐसी कंपनियां या डीलर जो केवल सेवा यानी सर्विस को देने का काम करती है, क्या कहलाती है, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है, हमने आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन और ब्रेकिंग न्यूज एडवर्टाइजिंग या कोई भी सर्विस। ठीक है, क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है जी। धीरे धीरे अच्छे से आराम समझिए, आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर में गुड्स यानी माल का प्रकार आपको दिखा रहे हैं हम। अलग अलग तरह के टैक्स करते थे अलग अलग सर्विस पे। ये मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर पर जितने भी गुड्स या माल का प्रकार है, तो उस पे जो टैक्स लगते थे पहले अलग अलग लगते थे। क्या लगते थे, अलग लगते थे। माल के उत्पादन पर या माल की विक्रय पर एक्साइज ड्यूटी या वैट टैक्स या सीएसटी, स्टैंडर्ड टैक्स आदि लगाया जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2017 को ये तरह तरह के टैक्स लगना बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया और एक कर लाया, उसका नाम था जीएसटी। क्या लाया, जीएसटी।
1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, लेकिन पुराना जितने टैक्स थे उन सभी को बंद करके, क्योंकि वो सभी टैक्स अलग अलग सामान पे अलग अलग टाइप का लगता था। इसी सब चीजों को ध्यान देते हुए भारत सरकार ने केवल एक टैक्स लॉन्च किया, एक टैक्स लागू किया, उसका क्या नाम था? जीएसटी। इसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। कुछ यहाँ पर आपको अपवाद भी लिखा है, डीजल, पेट्रोल, शराब, जिसपे अभी जीएसटी नहीं लागू होता है, जीएसटी नहीं लागू होता है। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, हमारे कुछ टैक्स यहाँ पर आपको दिख सकते होंगे, परचेस टैक्स, एग्जिट ड्यूटी, वैट, सीएसटी, बहुत सारे आपको टैक्स का प्रकार दिख रहे हैं जो जीएसटी लागू होने से पहले आप लोगों पर लागू होता था, अलग अलग सामान पर, अलग अलग सर्विस पर लागू होता था, जो जीएसटी से पहले था। लेकिन ये सारे टैक्स कब बंद कर दिए गए? अब 1 जुलाई 2017 को बंद कर दिया गया, और इन सभी को हटा करके कौन सा टैक्स आया? एकमात्र टैक्स कौन सा आया? जीएसटी। इन सब टैक्स को हटाने से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये सब जब टैक्स करते थे तो हमारे कागजी काम बढ़ जाते थे। व्यापार, इंसान का व्यापार करे या मतलब लिखा पढ़ी करे, अपना बिलिंग इकट्ठा करे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते थे, क्योंकि सरकार को भी हमें क्या देना होता है? टैक्स देना होता है, और टैक्स देना होता है। अब इन सभी टैक्सों का पूरा एकदम लोड हो जाता था कि बाप रे बाप, इतना लोग सामान खरीदे हैं, बेचे हैं, इन सब का टैक्स कितना हुआ, कितना लेन देन हुआ, इन सभी का बहुत सारे फाइल भी हमें बनाने पड़ते थे। यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, और इस सभी से इंसान क्या हो जाता था? बहुत परेशान हो जाता था। अतः इसी कारण इस सारे टैक्स को भारत सरकार ने हटा दिया और एक कर लागू किया, जो प्रत्येक भारत में लागू हुआ, प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य में लागू हुआ। अगला देखिए, जीएसटी लागू करने का दूसरा कारण, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, एक देश एक कर। हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकारें एक ही आइटम पर अलग अलग दर से टैक्स लगाती थी। जीएसटी लागू होने से पहले एक ही आइटम अलग अलग राज्य में अलग अलग मूल्य पर मिलता था। जिस स्टेट में टैक्स रेट कम होता था वहां माल का मूल्य भी कम होता था, और जिस स्टेट में टैक्स रेट ज्यादा होता था वहां उस माल का मूल्य भी अधिक होता था। बात समझ में आ रही है? लेकिन देखेगा, जैसे हम आपको उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, मान लीजिए हमने कोई एक मॉनिटर खरीदा, टीवी खरीदा, और उसका दाम 10,000 रुपए है। इस पे हमें लगता था क्या? वैट टैक्स। कौन सा टैक्स? वैट टैक्स। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है। यही वैट टैक्स उत्तर प्रदेश में 25% लगता था, जबकि मध्य प्रदेश में 15% लगता था, और इसी का लाभ व्यापारी उठाते थे। क्या करते थे वो व्यापारी? यही सामान यूपी में 12,500 का बेचते थे, मध्य प्रदेश में 11,500 में खरीद कर। तो ऐसे में व्यापारी को बहुत ज्यादा फायदा भी होता था, जिसमें मध्य प्रदेश में टैक्स को भर के 11,500 में व्यापारी सामान खरीद देते थे, और यूपी में बिना बिल के 12,500 में बेचते थे। इससे टैक्स की चोरी होती थी, टैक्स की चोरी होती थी। बिना बिल के माल बेचना यानी टैक्स चोरी करना होता है, टैक्स चोरी करना होता है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? बिना बिल के माल बेचना यानी टैक्स चोरी करना। जिस राज्य में टैक्स रेट ज्यादा होता था वहां टैक्स चोरी भी बड़े स्तर पर होती थी। हमारी बात आप समझ रहे हैं? आपको हमने यहाँ पर मैप भी दिखा दिया है। मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल 15% वैट टैक्स लगता था, जबकि उत्तर प्रदेश में 25% लगता था, 25%। यही सामान जो आपका टीवी 10,000 में मिलता था, 11,500 में मिलता था मध्य प्रदेश में, वही यूपी में कितने मिलता था? टैक्स के साथ में 12,500 में मिलता था, यानी 10% टैक्स ज्यादा लगती मिलता था। ठीक है, लेकिन व्यापारी लोग मध्य प्रदेश में टैक्स भर के 11,500 में जरूर खरीदते थे, लेकिन यूपी में 25% टैक्स जो है जमा ही नहीं करते थे, 12,500 में बिना टैक्स से बेचते थे। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं टैक्स की चोरी करना।
जिस राज्य में टैक्स रेट ज्यादा होता था वहां टैक्स चोरी भी बड़े स्तर में होती थी। हमने आपको मैप में केवल 2 स्टेट के बारे में बताया है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर अलग अलग प्रतिशत में अलग अलग टैक्स लगता था। तो ये सभी टैक्सों को हटा दिया गया और भारत सरकार ने केवल कौन सा टैक्स लागू किया? जीएसटी। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से खरीदा गया 11,500 रुपए में, 11,500 में, इसमें 10,000 का सामान था, 15% इसमें वैट टैक्स लग गया। ले जाने का खर्च, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो गया, वो 100 रुपए हो गया। लाभ हो गया 400 रुपए। यूपी में बेचा गया 12,000 में, जबकि टीवी का मूल्य कितना था? 10,000 में। यूपी गवर्नमेंट का 25% वैट 2,500 रुपए होता है, यूपी में बेचा गया 12,500 में। आप लोगों को समझ आ गया है? तो टैक्स की चोरी जितना, जैसे अलग अलग स्तर, जितने जहां पर टैक्स होता था वहां चोरी बड़ी स्तर पर होती थी। बात समझ आ रहा है? अगला देखिए, किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स एक समान हो गया है। एक आइटम पूरे देश में एक टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर पूरे देश में 18% टैक्स। एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 18% टैक्स। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि देखिए, अगर आप यूपी में खरीदते हैं तो अभी 18% टैक्स लगेगा, किसपे? इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। लेकिन यही चीज अगर आप किसी और स्टेट में लेते हैं तो भी 18% नहीं लगेगा, जबकि यही चीज पहले नहीं था और टैक्स चोरियां बढ़ती थी। जीएसटी नंबर लेना, जीएसटी नंबर किसे लेना आवश्यक है? जीएसटी नंबर किसे लेना आवश्यक है? ध्यान देखिए, जीएसटी नंबर किसे लेना आवश्यक है? इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है, नॉर्मल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी। इसमें आपको देख सकते हैं, अगर किसी व्यापारी के माल का टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर, किसी सत्र के फाइनेंशियल ईयर, किसी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च की अवधि फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख का हो जाता है तो उस व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना क्या है? अनिवार्य है। इस तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए टर्नओवर की यही लिमिट 20 लाख रुपए है। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर में आपको एग्जाम्पल हमने दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग समझ रहे होंगे सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट है और इस नॉर्मल कैटेगरी में ये सारे स्टेट आते हैं। इन स्टेट में एक स्टेट मुख्य है तेलंगाना। तेलंगाना नॉर्मल में भी आता है, स्पेशल में भी आता है, इसमें भी हम तेलंगाना को लाकर रख सकते हैं, स्पेशल में आता है। ठीक है, इसको हम तेलंगाना को नॉर्मल में भी और स्पेशल में भी रख सकते हैं। बात समझ आ रहा है? स्पेशल कैटेगरी किसे कहते हैं? अगर किसी व्यापारी का माल टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अधिक हो, उस व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना क्या है? अनिवार्य है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए यह लिमिट 10 लाख रुपए है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी है? 10 लाख रुपए है। इसमें स्टेट दिए गए हैं, ये सारी उत्तर पूर्वी स्टेट है। ठीक है, कौन से स्टेट है? उत्तर पूर्वी स्टेट है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर उत्तर पूर्वी स्टेट है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? इसमें हमने बता रखा है तेलंगाना भी स्पेशल कैटेगरी में आता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे, टर्नओवर कुल बिक्री 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। टोटल सेल्स, कैश सेल्स, नगद बिक्री, क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री, इसी को टैक्सेबल एक्सपेंस बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से आगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने प्रकार की स्कीम्स हैं? कितने प्रकार की स्कीम्स हैं? ध्यान समझिए, यदि आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक कंपोजिशन, एक रेगुलर। कंपोजिशन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले आप समझिए कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम किसे कहते हैं। कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है, जिसमें वो मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स करते हैं, रेस्टोरेंट जहां पर अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर, इन सभी में कंपोजिशन स्कीम आते हैं, लेकिन वो छोटे व्यापारी होते हैं। तो
अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको कौन सा स्कीम जीएसटी का लेना है, कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपोजिशन या रेगुलर। तो आप समझ सकते हैं कंपोजिशन में कौन से व्यापारी आते हैं, छोटे। यदि आपका बड़ा कैपिटल है, आप बड़ा व्यापार कर रहे हैं या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम है नहीं है, आपको कौन सा लेना होगा, रेगुलर लेना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम में उदाहरण बता दिए हैं क्या क्या आते हैं। आगे देखिए, मैन्युफैक्चर और ट्रेडर के लिए कंपोजिशन स्कीम। देखिएगा, कच्चा माल खरीदना, उपयोग करने लायक माल व वस्तुओं का निर्माण करना, तैयार माल व्यापारियों और ग्राहकों को बेचना, तैयार माल खरीदना या प्रॉफिट लेकर बेचना, ये सारा का सारा चीज टर्नओवर की अधिकतम लिमिट 1.5 करोड़ होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। समझ में आ रहा है? इसकी लिमिट कितनी है जी, 1.5 करोड़ लिमिट है कंपोजिशन स्कीम की। जबकि मैन्युफैक्चर और ट्रेडर के लिए कंपोजिशन स्कीम दो जगह पर देख सकते होंगे, कंपोजिशन स्कीम दो जगह पर छूट है। पहला कौन सा, उत्तर पूर्वी बता दिया गया यहाँ पे। ये जो है यहाँ पर 75 लाख रुपए लिमिट है। कितना है लिमिट, 75 लाख रुपए लिमिट है। बात समझ आ रहा है? इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे पहले देख सकते होंगे कि इसी जगह पर पूरे राज्य भर में 1.5 करोड़ की लिमिट है, जबकि दो जगह पर छूट दिया गया है। इसकी लिमिट कितनी है, 75 लाख। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस जगह पर कंपोजिशन स्कीम 75 लाख रुपए है, 1.5 करोड़ की बजाय 75 लाख है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हैं। आगे देखिए, टर्नओवर की अधिकतम लिमिट 50 लाख रुपए किसके लिए है, देखिएगा सर्विस प्रोवाइडर के लिए। कंपोजिशन हो लेकिन वो क्या कर रहा हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, इसके लिए टर्नओवर की अधिकतम लिमिट क्या होनी चाहिए, 50 लाख रुपए। इस स्कीम में वो डीलर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो सर्विस यानी सेवा देने का काम करते हैं, सर्विस यानी सेवा देने का काम करते हैं। आप लोग को ट्यूशन दिया जा रहा है, आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया जा रहा है, पढ़ाई दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, तो ये क्या है, सेवा है। ये किसमें आएगा, कंपोजिशन स्कीम में आएगा। किसमें आएगा, कंपोजिशन स्कीम में आएगा। कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद आपकी कंपनी पर लागू होने वाले नियम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी कंपनी पर कौन सा नियम लागू होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है, इस स्कीम में आने वाले व्यापारी केवल अपने राज्य में ही माल बेच सकता है, यानी राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकता, राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकता। स्टेट में ही वो अपना जो सारा चीज बेचना है, सेल करना है, वो सेल कर सकता है। हाँ, वह अपने राज्य से और किसी राज्य से माल खरीद जरूर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। ये कंपोजिशन स्कीम का पहला नियम है। दूसरा नियम है कंपोजिशन स्कीम का आईटीसी, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में आप समझ लीजिए, इसको देखकर ये डिफिनेशन को देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि आईटीसी किसे कहते हैं। आईटीसी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, मतलब जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट सी बात है टैक्स भर के परचेज करेंगे, टैक्स भर के परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप सरकार को लोगों से वसूल करके टैक्स को जमा करेंगे तो आपके द्वारा खरीदा गया सामान का टैक्स सरकार क्या कर देगा, छूट दे देगा। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्लेम। दूसरा नियम, कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी को कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं मिलता, आईटीसी क्लेम का लाभ नहीं मिलता। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब समझिए, व्यापारी किसी भी सामान को जीएसटी भर के सामान खरीदता है, जीएसटी भर के सामान खरीदता है, लेकिन जब उसको कोई सेवा बेचनी होती है या सरकार को जब टैक्स जमा करना होता है तो उसको इस चीज का लाभ नहीं मिलता है, जो उसने टैक्स भर के सामान खरीदा था उसका कोई छूट नहीं मिलता है। बात समझ आ रही है? इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर देखिए क्रॉस कर दिया गया है, कोई भी इनपुट आईटीसी क्लेम नहीं प्राप्त होता है, ठीक है।
दूसरा नियम है, यदि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, किसी कंप्यूटर का मॉनिटर का कीमत 10,000 रुपए है, जिसके उसने 18% टैक्स लगाकर 1,800 रुपए उसने जीएसटी क्या लिया है, लगा करके परचेस किया है। क्या किया है? परचेस किया है। तो ऐसे में वो कंपोजिट डीलर जीएसटी जब वो अपना पे करेगा, इसका कोई भी 1800 वाला जो क्लेम है उसको क्लेम नहीं मिलने वाला है, कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। बात समझ आ रहा है? आ रहा है? कम सुनिए, कंपोजिशन स्कीम ये कहता है, इसका नियम ये कहता है कि यदि आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे आप टैक्स देकर खरीदेंगे, लेकिन जब आप उसी सामान को बेचते हैं, मतलब कोई भी सामान को बेचते हैं, कोई भी सेवा बेचते हैं, ठीक है, तो आप लोगों से सामान जिसको बेच रहे हैं उससे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि आप टैक्स भर के लेके आए तो टैक्स भर के उससे वापस लेंगे। लेकिन जब सरकार को जमा करेंगे तो क्या होगा? तो आपका वो टैक्स जमा होगा जो आपने वसूला है, लेकिन वो जो आपने खरीदते समय टैक्स दिया था वो आपको फूड नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? इसे बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम का नियम। ठीक है। तीसरा नियम है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर जो भी सेल करता है उस सेल पर वह ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। मतलब रजिस्टर्ड डीलर जो भी सेल करता है उस सेल पर वह ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, यानी वह बिल में जीएसटी लगाकर गुड्स और सर्विस नहीं बेच सकता। मतलब समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मतलब कंपोजिशन स्कीम में वो कोई भी टैक्स लगाकर काम नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? अगला देखिए, नियम आपका बताया जा रहा है यहाँ पे, परचेस करते समय टीवी का मूल्य क्या है? जीएसटी कितना लगा? टोटल कितना हो गया? बेचते समय जीएसटी लेगा ही नहीं, जीएसटी नहीं लेगा। सामान कितने खरीदा था? 10,000 का। बेचेगा कितने का? प्रॉफिट कितना लिया? टोटल कितना हो गया? क्या इसमें लेकिन जीएसटी देकर खरीद के लेके आया है? और बेचते समय जीएसटी नहीं लिया, बेचते समय जीएसटी, उसमें वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट जोड़ दिया है, अपना प्रॉफिट ऑलरेडी जोड़ दिया है। ये कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स गुड्स को सेल का 1% देना होगा, ग्राहक से वसूल के नहीं, अपने प्रॉफिट में से जोड़ करके। कंपोजिशन स्कीम का चौथा नियम ये कहता है, मैन्युफैक्चर और ट्रेडर गुड्स को सेल जब करते हैं तो उसमें तो सरकार को उनको टैक्स देना होता है, तो उसमें ग्राहक से वसूल के नहीं, अपने पास अपने प्रॉफिट से 1% किसको देना होगा? सरकार को देना होगा। रेस्टोरेंट को जहां पर अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है वहां 5%, सर्विस प्रोवाइडर को 6%। कंपोजिशन स्कीम का चौथा नियम देखिए, यहां पर इंडिकेशन दिया गया है, 13,000 रुपए में उसने बेचा जरूर है, इसमें 130 रुपए का जीएसटी लिया गया था, 130 रुपए का जीएसटी लागू, लेकिन उसमें 1% जो है ट्रेडर्स को 1% जो सरकार को देना होगा। बात समझ आ रहा है? देखिए ध्यान समझिए, 13,000 का सामान जो है उसने बेचा, लेकिन जब उसने खरीदा था कंपोजिट डीलर 130 रुपए क्या भर के आया था? जीएसटी। लेकिन जब सामान बेचेगा अपना प्रॉफिट लेकर के 13,000 में, कितने में? 13,000 में, तो उसको 1% जीएसटी किसको देना होगा? सरकार को देना होगा। हमारी बात समझ आ रही है? ये कंपोजिशन स्कीम का चौथा नियम है। पांचवा नियम, उसके बिल में लिखा होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई। बात समझ आ रहा है? अगला देखिए, कंपोजिशन स्कीम का छठा नियम है, जब वो जीएसटी दायर करता है, जब वो जीएसटी भरता है, तब उसका यह जीएसटी हर तीसरे महीने में सरकार को हिसाब देना होता है। हर तीसरे महीने में सरकार को हिसाब देना होता है, रेगुलर नहीं देना होता है, मतलब हर महीने नहीं देना होता है, कितने दिन में? तिमाही। ठीक है। इसी को देखिए, यहाँ पर सातवां नियम क्या कह रहा है? कुल खरीद मूल्य बराबर 11,800, प्रॉफिट बराबर 1,200,
जीएसटी नहीं लिया गया है, जीएसटी नहीं लिया गया है। ग्राहक को बेचा गया कितने में? 13,000 में। कितने में? 13,000। लेकिन इसी में से उसको 1% किसको देना है? सरकार को देना है। बात समझ आ रहा है? देखिए 7वें नियम में इस चीज को, जीएसटी को काट दिया गया है। मतलब आपको इंडिकेशन दिया गया कि जीएसटी नहीं लिया जाएगा। देखिए आप ध्यान समझिएगा, तिमाही भरने को जीएसटी लैंग्वेज में इसको जीएसटी सीएमपी 08 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पूरे साल के हिसाब किताब को जीएसटी 4 रिटर्न फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीएसटी 4 रिटर्न फाइल। कंपोजिशन स्कीम हमने पढ़ लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला है रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम में ध्यान समझिएगा, टर्नओवर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। व्यापारी राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों जगह पर माल खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो रेगुलर स्कीम में ये होता है, लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम से पूरा का पूरा अलग है। रेगुलर स्कीम में प्रति माह जीएसटी जमा किया जाता है, जीएसटी जमा किया जाता है, जबकि कंपोजिशन स्कीम में तीसरे महीने। रेगुलर स्कीम का कुछ नियम ध्यान देखिए। पहला नियम है, रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा जो भी माल या सेवाओं की खरीदी की जाती है और उस खरीद पर जो भी जीएसटी चुकाया जाता है उसका आईटीसी प्राप्त हो जाता है। आईटीसी प्राप्त हो जाता है। हमारा देखिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, अपने फीस में हमें क्या देते हैं? जीएसटी। वो जीएसटी का हक सरकार को है। मतलब हम आपसे जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी सरकार का हम ये जो काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार हमारे पर बहुत मेहरबान है। सरकार कहती है तुम हमारा काम करते हो, तुमसे हम जीएसटी नहीं लेंगे। मतलब जब हम सामान खरीद कर लेके आएंगे, कोई भी सामान हम खरीदेंगे, अपने कोचिंग के लिए मान लीजिए एसी खरीद ली, क्या खरीदे हैं? एसी। एसी पर हमने पहले 28% टैक्स था, तो 28% हमने क्या भर के लाए? टैक्स लेके आए। ये 28% टैक्स जो है सरकार हमसे नहीं लेगी, कहेगी अरे भैया तुम्हें जमा करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेगी? कहेगा अभी सर आपसे नहीं लेंगे पैसा, क्योंकि आप अपने बच्चों का टैक्स, आप बच्चों से टैक्स कलेक्ट करके हमें देते हैं, इसलिए आप जो कुछ अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, अपने काम के लिए खरीदते हैं, उससे हम आपसे टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए छूट है। ठीक है, सरकार जोड़ के चलती है, अच्छा काम करती है नहीं करती सरकार। अगर आप सरकार के बारे में सोचते हैं तो सरकार भी आपके बारे में सोचती है। ये स्कीम रेगुलर स्कीम में आता है, इसी को बोलते हैं आईटीसी क्लेम। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लेकिन अब तुम अपने घर के लिए लेके आओगे, सरकार तुम्हें छूट नहीं देगी। हाँ, तो वहां पर जब आपको बताना नहीं पड़ता है, आपको अपना जीएसटी नंबर देना पड़ता है, कहना पड़ता है हमें अपने फर्म के लिए चाहिए, इस जीएसटी नंबर पे जाइए ये सामान। तो कहेगा ठीक है, चढ़ा देगा। 28% आपसे लेगा, वो भी लेगा पैसा, आपसे लेगा, टैक्स लेगा। लेकिन जब आपका पैसा सरकार को जमा करना होगा तो 28% उधर दिए हो और सरकार को दे रहे हो कुछ परसेंट, 28%, जीरो, कैंसिल कर देगा। प्लस माइनस माइनस। मतलब अगर आपके पास, देखिए ध्यान समझिए, अगर आपके पास जो पैसा, ध्यान समझिएगा, 1,000 रुपए मान लीजिए, सरकार को आपको 1,000 रुपए देने हैं, जबकि आपने उसी महीने में 800 रुपए का कोई सामान, मतलब 800 रुपए जीएसटी भरकर कोई सामान खरीदा था। एक एसी खरीदा था मैंने अपने फर्म के लिए, उसमें मैंने कितना दिया था? 800 रुपए दिया था। 800 रुपए क्या लगाया था? जीएसटी। और सरकार को आप लोगों से कलेक्शन करके उसको देना है 1,000। आप लोगों से कितना कलेक्शन किए हैं? 1,000। और सरकार को देना रहेगा 1,000। तो देखेगा कोनो सामान तो नहीं खरीदे तो तुम, वो अपने आप देख लेगा, उसके बाद हिसाब किताब रहता है। ठीक है, ऑनलाइन सब सिस्टम है। देखेगा, कहेगा ये मास्टर साहब एसी खरीदे थे। अब नहीं सर, आप एक काम करिए, 800 रुपए दिए हैं, उसको आप न दीजिए, रहने दीजिए, हमें सिर्फ आप 200 दे दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं? आईटीसी क्लेम।
क्या बोलते हैं? बताओ फायदा है कि नहीं है? फायदा ही नहीं है। आप सरकार के बारे में सोचिए, सरकार भी उल्टा आपके बारे में सोचेगी। देखिए इसी को बोलते हैं जीएसटी आउटपुट। जीएसटी आउटपुट, जीएसटी कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आने वाला व्यापारी जो भी माल अपने ग्राहक को बेचता है उस पर वह उस ग्राहक से जीएसटी वसूलता है, जीएसटी वसूलता है, उसी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी किसे कहते हैं, समझ आ गया? समझाया? तीसरा नियम, सेल्स पर आउटपुट जीएसटी, परचेज पर दिया गया इनपुट जीएसटी। आउटपुट इनपुट कैंसिल, बचा हुआ जीएसटी सरकार को दे देना है, बचा हुआ जीएसटी सरकार को दे देना है। उदाहरण के लिए हमने बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। सेल पर, देखिए सेल पर प्राप्त आउटपुट जीएसटी, परचेज पर दिया गया इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू बचा हुआ जीएसटी, क्या लग गया? माइनस, क्या लग गया? माइनस। मतलब सेल पर आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कर दिया माइनस, इसी बोलते हैं हम आईटीसी। जितना बच गया उसको सरकार को दे दो। उदाहरण मैंने एसी और आप लोगों का समझा रखा है, ठीक है, सरल भाषा में, ठीक है। बचा हुआ जीएसटी किसको देना है? सरकार को। लेकिन ये रूल किसके लिए लागू है? रेगुलर डीलर के लिए। उदाहरण यहां दिया रखा है, परचेज सेल, परचेज किए टीवी का मूल्य कितना? खरीद पर कितना लगा? टीवी का मूल्य कितना हो गया? टैक्स कितना दिए थे? अब सरकार को जब टैक्स देना होगा, देखिएगा ध्यान से, टीवी का मूल्य कितना था? प्रॉफिट कितना था? सेल प्राइस कितना था? ग्राहक से 18% जीएसटी लिया गया था, आपका माइनस हो जाएगा, माइनस देने के बाद जितना होगा सरकार को। समझा गया? अगला है, देखिए इनपुट जीएसटी 1800, आउटपुट जीएसटी 3430, यही है 2340। देखिए यही है ना, यही हम आपको यहाँ पर विस्तार से मार्क कर समझा दे रहे हैं। खरीद पर कितना दिए थे? आपने कुछ खरीदा था, उस पर कितना दिया था? अच्छा, ये अपने फार्म के लिए खरीदना है, फार्म के लिए, रिश्तेदार के लिए नहीं है। ये पता लगे रिश्तेदार के लिए लेके आओ, सरकार से लाई करके ले जाओ, भगा देंगे, भाग यहाँ से, ठीक है। ये अपने लिए खरीदना है जी, अपने लिए, फार्म के लिए। तीसरा नियम ये कहता है, यदि आप 1800 रुपए जीएसटी भरकर कोई सामान परचेज किए हैं तो बेचते समय 2340 रुपए घटा दे, मतलब 18 आपका जो है जीएसटी। अभी समझ में आ गया है ना आप लोगों को? देखिए आगे, ये देखिए घटा दिया गया है, 2340 घटा दिया गया। सरकार को कितना चाहिए? कितना चाहिए? समझ आ रहा है? तीसरे नियम में ये है, 2340 रुपए है, 1800 रुपए आपका, कोई दिक्कत नहीं। बचा हुआ जीएसटी किसको वापस होगा? सरकार को वापस जाएगा। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? आईटीसी। फूड को क्या बोलते हैं? आईटीसी। फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिए, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं। चौथा नियम, टीवी का मूल्य कितना था? प्रॉफिट कितना लिया? सेल प्राइस कितना हुआ? ग्राहक से 18% क्या लिया गया? टोटल कितना हो गया? चौथा नियम ये कहता है कि बिला में टैक्स इनवॉइस लिखना अनिवार्य है। चौथा नियम ये है, बिला में टैक्स इनवॉइस लिखना अनिवार्य है। समझ आ गया? टैक्स इनवॉइस लिखना अनिवार्य। अच्छा, ये सब कंपोजिशन में है, रेगुलर में है? रेगुलर में। ये छठा नियम है, इसमें ये कहा गया है कि ये प्रत्येक माह टैक्स पेमेंट सरकार को होगा, प्रत्येक महीना टैक्स सरकार को जमा होगा। इसी को बोलते हैं जीएसटी रिटर्न वन। जीएसटी रिटर्न वन, या वन नहीं, देखिए ध्यान दीजिए,
पूरे साल का है, 1 साल का, इसलिए बोलते हैं जीएसटी रिटर्न 1। बात समझ आ गया? देखिए आगे जीएसटी रिटर्न 1। ये देखो इसको अप्रैल मई, अप्रैल से शुरू होता है सत्र, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 12 महीना दिया गया है। 12 महीने में जीएसटी आपको जमा करना होगा, टैक्स पेमेंट करना होगा, टैक्स पेमेंट करना होगा, पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब इसी को जो आप जमा कर रहे हैं इसको जीएसटी लैंग्वेज में जीएसटी 3B नाम से जाना जाता है, जीएसटी 3B नाम से जाना जाता है। पूरे साल का जमा करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए है ये सांख्यिक नियम किसके लिए है? क्या रेगुलर स्कीम में आप क्वार्टरली जमा कर सकते हैं? नो, क्वार्टरली मीन्स तिमाही होता है, तिमाही जमा कर सकते हैं नहीं, ठीक है। जीएसटी डीलर्स के लिए, डीलर्स को रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे करवाना होता है, ठीक है। आप लोगों को उद्यम अपना स्टार्ट करना है तो जीएसटी नंबर कैसे लिया जाएगा, ध्यान समझिए। 1 नेशन 1 टैक्स, आपको ध्यान समझिए, टैक्स की पूरी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें जीएसटी इन नाम से इसको जाना जाता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन, जीएसटी इन नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आपको बताया गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को बताया गया है। www.gst.gov.government.in पे आपको अप्लाई करना होगा जीएसटी नंबर लेने के लिए। इस पोर्टल पर डीलर स्वयं जीएसटी से संबंधित अपने सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे जीएसटी जमा करना है, जीएसटी क्या करना है, उसको सभी के सभी काम, आईटीसी क्लेम लेना है, कोई टैक्स जमा करना है, परचेस किए है, जो भी काम करना है आपको इसी पे करना होगा। इसमें डीलर्स को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। टैक्स की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको जीएसटी इन के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, जीएसटी इन फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन। तो जीएसटी आपको लेने के नंबर लेने के लिए क्या प्रक्रिया है आप समझ लीजिए। पैन कार्ड के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, कैसा नंबर होता है? ये होना जरूरी है, बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं? कंपल्सरी, मैंडेटरी। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देखिएगा, आप जीएसटी किस पर्पस से ले रहे हैं? क्या आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है? क्या आपका बिजनेस प्रॉपर्टरशिप में है, मतलब आप इसके खुद के प्रोप्राइटर हैं, या एचयूएफ या कंपनी, जो कुछ भी है, जिस टाइप से का आपका बिजनेस है, जिस टाइप का है, उसी टाइप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइप के लिए आपको डॉक्यूमेंट वहां पर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। जीएसटी नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है तो जानिए। स्टार्टिंग में सीरियल नंबर होता है 09, जो स्टेट बताता है, इसमें लिखा है। 3-4 दिनों में ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाता है जीएसटी नंबर, 3-4 दिनों में ईमेल और मोबाइल पर प्राप्त होता है। जीएसटी नंबर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेफरेंस नंबर, जो 3 और 4 दिनों में मोबाइल और ईमेल पर क्या हो जाता है? प्राप्त होता है। डीलर्स, इसमें देखिए ध्यान से, एक चीज यहाँ पर छूट गया है, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, ध्यान समझिएगा। इसमें छूट गया है, हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान समझिए कैसा होता है।
क्या बताता है? 09 स्टेट कोड। क्या बताएगा? स्टेट कोड। ये क्या बताता है जी? स्टेट कोड। क्या बताएगा? स्टेट कोड। इसके बाद क्या बताता है? ये है आपका 10 अंक का पैन कार्ड नंबर। क्या है? जो शुरुआती में 5 डिजिट अल्फाबेट में होता है, बाकी के 4 डिजिट न्यूमेरिक होते हैं, और एंड में फिर क्या होता है? अल्फाबेट होता है। ये 5 नंबर क्या है? पैन कार्ड नंबर। मैंने आपको बताया पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन करना, पैन कार्ड होना अनिवार्य है, जीएसटी नंबर चाहिए। ये हो गया आपका जीएसटी फॉर्म नंबर, कैसा फॉर्मेट कैसा होता है। इसके बाद इसमें ये बताया जाता है कि आपका ये वन जो बताता है, ये वन है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब एक पैन कार्ड पर कितने जीएसटी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। आपका पैन कार्ड के क्या है? पैन कार्ड के आगे ये जो 1 लिखा हुआ है, ये आपका ये बताता है कि जो जीएसटी नंबर आपका है, उस एक पैन कार्ड से कितने नंबर, बाकी के ZI ये क्या बताते हैं? सीरियल नंबर। ये ऑटोमेटिक आते हैं। और समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया आपको जीएसटी नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है? इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जिसमें गुड्स बता दिए आपको 3 से 4 दिन में आपको प्राप्त होता है। डीलर्स रजिस्ट्रेशन डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर, ऐसे व्यापारी जो जीएसटी नंबर लेते हैं, यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए यदि व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंपोजिशन स्कीम ली है, तो वह कंपोजिशन डीलर कहलाता है। कंपोजिशन डीलर कहलाता है, नहीं तो क्या कहलाएगा? रेगुलर डीलर। क्या कहलाएगा? कंज्यूमर यानी कस्टमर या कोई बहुत ही छोटे व्यापारी, ये क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। अनरजिस्टर्ड डीलर उन्हें कहते हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया होता है। जीएसटी नंबर नहीं लिया। अगला, यदि व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त रेगुलर स्कीम ली है, तो वह रेगुलर डीलर में आता है, कहलाता है। जीएसटी नंबर, जीएसटी में कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं? कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जो आप इस वेबसाइट पर, आप इस पोर्टल पर आप अप्लाई करते हैं। जीएसटी नंबर कितने दिन में मिलता है? अगर ये आपका क्वेश्चन होगा तो यहां पर आपको, अच्छा यहां पर दिया गया है, देख लीजिए, आगे पीछे हो गया है। आपको यहाँ बता रखा है कि ये क्या है, ये डिजिट बताता है कि एक पैन कार्ड कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। ये है आपका बीच का पैन कार्ड नंबर, ये है आपका स्टेट कोड। फिलहाल यहाँ का स्टेट कोड है यूपी का 09। यूपी का स्टेट कोड क्या है? यानी प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग कोड होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य का टैक्स समान होता है। 18,000 का टीवी पे 1800 रुपए टैक्स अगर लगता है 18% यूपी में, तो मध्य प्रदेश में कितना लगेगा? 1800 लगेगा। ठीक है, तो यह डिजिट ऑटोमेटिकली क्या होता है? जनरेट होता है। कोई दिक्कत? जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्टेट जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्टेट जीएसटी किसे कहते हैं? सेंट्रल जीएसटी किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी किसे कहते हैं? देखिएगा ध्यान से, जब कोई रेगुलर डीलर अपने ही राज्य में किसी को माल बेचता है या किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है, माल बेचता है या खरीदता है, तो इस माल के क्रय और विक्रय पर कौन सा टैक्स लगेगा? एसजीएसटी या सीजीएसटी, यानी और सीजीएसटी लगाया जाता है।
राज्य के अंदर इसी प्रकार के क्रय विक्रय इंट्रा स्टेट परचेज सेल्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसके बाद अगला है देखिए ध्यान से, अगला है आईजीएसटी। बढ़िए, जब कोई रेगुलर डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी व्यापार को माल बेचता है, किसी व्यापार माल बेचता है, व्यापारी को माल बेचता है, तो किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है तो इस माल के क्रय और विक्रय पर केवल आईजीएसटी लगाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इस प्रकार के क्रय विक्रय को इंट्रा स्टेट परचेज सेल्स कहते हैं। परचेज सेल कहते हैं। बात समझ आ रहा है? कोई सामान खरीदते हैं 1000 का, उसमें टैक्स कितना लगेगा? 18%। उदाहरण के लिए आपको दिखाया जा रहा है रजिस्टर्ड डीलर जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो कस्टमर को जब सामान कोई ना कोई बेचता है तो 1000 रुपए माल का यही 18% लगना ही है। लगना कितना है? 18%। लेकिन उसको बिल जब देगा यानी इनवॉइस जब देगा तो 9% उसमें इंडिकेशन देगा। सीजीएसटी मैंने लिया है, 9% इंडिकेशन देगा, मैंने एसजीएसटी लिया है। लेगा कितना टोटल? नाम क्या रहेगा? जीएसटी। नाम क्या रहेगा? जीएसटी। बताएगा क्या? सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। बात समझ आ रहा है? ले रहा है जीएसटी ही, बताएगा हम आपसे 18% जीएसटी लेंगे, ठीक है, आप समझ दीजिए। लेकिन जब उसको बिल देगा तो बिल में प्रत्यक्ष रूप से लिख देगा कि मैंने 9% ले लिया है सीजीएसटी, 9% ले लिया है। यही होता है 180 रुपए का आपका वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। सीजीएसटी वाला, सीजीएसटी किसको रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, जबकि एसजीएसटी वाला उसको जाएगा। मतलब 18% का आधा भाग किसको जमा हो जाएगा? आधा भाग किसको जमा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे माल का मूल्य जितना था उसमें एसजीएसटी जितना लगा, सीजीएसटी जितना लगा, टोटल ये सारे के सारे आपको यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है, यूनियन ऑफ टेरिटरीज। देखिएगा ध्यान से, ये सारे के पूर्वी जो है आपके राज्य हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? देखिए ध्यान से, ये हो गया है जीएसटी। देखिए माल का मूल्य जितना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसमें जो टैक्स लगेगा आईजीएसटी किसको जाएगा? ये आईजीएसटी का बता रहे हैं, ये आईजीएसटी बता रहे हैं। आईजीएसटी का 18% किसको जाएगा? पूरा पूरा, ये पूरा का पूरा चला जाएगा कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जबकि इसके पहले जो हमने बताया उसमें 2 भागों में जाएगा, 9% 2 भागों में जाएगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी किसमें बढ़ जाएगा? 9 भागों में। लेकिन आईजीएसटी की अगर बात करते हैं, आईजीएसटी क्या तो पूरा पूरा किसको जमा होगा? केंद्र सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से 50% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जहां माल बिका होगा वहां जाएगा। बात समझ आ रहा है? जीएसटी के अंतर्गत आने वाले टैक्स स्लैब गुड्स और सर्विस पर उनके उपयोग के हिसाब से उन्हें अलग अलग समूहों में बांटकर टैक्स रेट निश्चित किए हैं, जिन्हें टैक्स स्लैब कहते हैं। ये टैक्स पूरे मतलब देश के सभी राज्यों में लागू होता है, जो 0% से लेकर के 28% टैक्स स्लैब तक जाता है। क्रम है 0%, 5%, 12, 18 और ये टैक्स हमारे भारत के सभी राज्यों में लागू होता है।
अलग अलग सामान पर अलग अलग प्रतिशत। अब जो नियम आया है वो नियम को आप पढ़िएगा, समझिएगा। फिलहाल ये स्लैब लगा है, समझिए, समझ रहे हैं। टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, खाने पीने के पदार्थ पर अनिवार्य है, देखिए 0%, जो आपका खुला आपको मिल जाता है वो क्या है, 0% अनिवार्य है। इसके बाद 5% किस पे है, कोयला, चाय कॉफी, कपड़े, बर्तन, अन्य चीजों पे कितना परसेंट, 12 से 18%। मोबाइल, घी, मक्खन, केक, साबुन, फर्नीचर। ये बताइए क्या यूपी में लग रहा है तो बिहार में नहीं लगेगा? यूपी में 18 लगा है तो बिहार में 28 लगेगा? नो, यस सर कौन कह रहा है, बराबर लगेगा। वैट टैक्स नहीं है, गंतव्य आधारित कर रहा है, एक देश एक टैक्स, ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स, कोई दिक्कत नहीं। 28% गैर जरूरी सामान, गैर जरूरी कारोबार गैर जरूरी है, तुम जरूरी समझ के लेते हो, किताब कह रहा है गैर जरूरी है। कैमरा, कार, फ्रिज, सिगरेट, हमारा सरकार होता है इसको 500%, जब तक आंधी नहीं होता तो बाहर। देखो सीमेंट समझ रहे ना, ये सब पे करना 28%। ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा, गुड्स वस्तु पर जीएसटी के लिए रेट टैक्स क्या है, टैक्स का 0, 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स स्लैब दिया गया है। इस टैक्स का सामान किस सामान पर कितना क्या लगेगा यहाँ पर हम दे रखे देखिए, देख लीजिएगा, आगे देखिए। अगला देखिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोगों ने जाना है, जिसमें हमने बताया है डायरेक्ट टैक्स सरकार सीधे हमसे लेती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सरकार हमारे द्वारा खरीदे गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर लगाती है। डायरेक्ट टैक्स के टाइप होते हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण होता है जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी माल या वस्तुएं, सर्विस यानी सेवाएं, टैक्स यानी कि कर। जीएसटी की कैटेगरी क्या है, नॉर्मल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम, रेगुलर स्कीम। टाइप ऑफ जीएसटी क्या है, रजिस्टर्ड डीलर के लिए, अनरजिस्टर्ड डीलर, दो होते हैं, एक रजिस्टर्ड डीलर जो होते हैं वो रेगुलर डीलर होते हैं या कंपोजिशन होते हैं, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड होते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है वो कंज्यूमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। जीएसटी में आपको बताए हैं ये 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, टीजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी को इंट्रा स्टेट बोलते हैं, जबकि एसजीएसटी या टीजीएसटी को इसको भी इंट्रा स्टेट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। जीएसटी स्लैब मैंने आपको बता रखा है 0%, 5%, 12%, 18%। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा जीएसटी स्लैब के बारे में, जीएसटी कंपोजिशन, जीएसटी के सभी स्टेप्स, कौन तिमाही जमा करता है, कौन हर महीने जमा करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे जीएसटी को कैसे हम अलाउ करते हैं, कैसे हम लगाते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।